बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में एक ही सवाल गूंज रहा है, वो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी। क्या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रिहाई फोर्स जो सुहेल आफरीदी साहब ने अनाउंस किया है वो किरदार अदा करेगी? क्या असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के सड़कों पर एहतजाज होगा? और क्या जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना ही ज़रूरी ठहरेगा, या फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ कोई डील के नतीजे में इमरान खान साहब बाहर आएंगे? अगर बाज़ाहिर देखा जाए तो इस वक्त अली मीन गंडापुर साहब और सुहेल आफरीदी साहब भी मद्दे मुकाबल दिखाई देते हैं। अली मीन गंडापुर साहब अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं, साथ ये भी बता रहे हैं कि जनाब मैं तो बहुत कोशिशें कर चुका और मैंने जो कोशिशें की थी वो बराबर भी होने वाली थी, लेकिन मामलात को बिगाड़ने की जिम्मेदारी दूसरों पर वो आयद कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर पार्टी का एक दबाव है, उस दबाव से बचने के लिए उन्होंने रिहाई फोर्स का ऐलान कर दिया है। रिहाई फोर्स कैसे इमरान खान साहब को रिहा करवाएगी, इसके बारे में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर इख्तलाफ राय मौजूद है। लाहौर में कोट लखपत में जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा कैद हैं वो ये कहते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में कोई भी एहतजाजी तहरीक नहीं होनी चाहिए, एहतजाजी तहरीक को मौखर किया जाए। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा किया जाए, और साथ ही जो है वो एहतजाज करने के हवाले से वो कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज हो और पुरअमन एहतजाज के लिए अदालतों से जो उनके मामलात हैं उस पर भी फोकस किया जाए। अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ना एहतजाज कर पा रही है, ना अदालतों से उन्हें कोई रिलीफ मिल रहा है, और ना कोई मुज़ाकरात कहीं होते हुए दिखाई देते हैं। अगरचे राना सुनाला साहब ये उम्मीद दिला देते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कि इमरान खान साहब को डील्स की ऑफ़र की गई, उन्होंने कबूल नहीं की, लेकिन ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि डील के लिए किसी सतह पर कोई रब्ता नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब भी इस बात को निगेट करते हैं। तो फिर ये तहरीक इंसाफ के साथ क्या राना सुनाला साहब खेल रहे हैं? क्यों तहरीक इंसाफ को ये बावर वो करा देते हैं कि जनाब आप डटे रहें और आपके डट जाने में ही आपकी आफियत है? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई इस वक्त तहरीक इंसाफ एहतजाज करने की पोजीशन से पीछे हट रही है, और अगर मुज़ाकरात होंगे या इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की बातें होंगी तो ये इस बात को भी लीड कौन करेगा? अलीमा खान साहब का अपना मौक़िफ़ है, बैरिस्टर गौर साहब का अपना मौक़िफ़ है, सुहेल आफरीदी साहब का अपनी बयानबाजी है। इसी तरीके से पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकमर राजा एक अपना मौक़िफ़ रखते हैं। पार्टी के अंदर तरह तरह की आवाज़ें हैं, तो इमरान खान साहब की आवाज़ कौन बनेगा, इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुल्क के सीनियर कानूनदान जनाब फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब निहाल हाशमी साहब। हाशमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, रिहाई फोर्स का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन पार्टी के सफ़ों के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। अली मोहम्मद खान साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी रिहाई फोर्स नाम ही ठीक नहीं है, इस नाम की कोई फोर्स बनाई नहीं जानी चाहिए। पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं। इन हालात में रिहाई फोर्स क्या करेगी? क्या सुहेल आफरीदी साहब की ये स्ट्रेटजी जो है रिहाई फोर्स वाली, ये अब कामयाब होगी? थैंक यू मलिक साहब। मेरे ख्याल में ये आइडिया नॉन स्टार्टर है और इसके ऊपर कोई पीटीआई के तकरीबन अंदर बाहर से भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये एक जज्बाती और नॉर्मल, जो आपको पता है कि ज्यादा सोच समझ के फैसला नहीं किया जाता। रिहाई फोर्स का क्या मकसद है? उसकी तो ना कानून में फोर्स तो नहीं रख सकता बंदा, जो फोर्स तो सिर्फ रियासत की होती है। ना ये चीज हो सकती है, ना इसको किया जाना चाहिए। और जिस किसी ने भी मशवरा दिया है, या अगर सुहेल आफरीदी का अपना ये कोई ज़हनी इख्तरा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे जितनी जल्दी दूरी इख्तियार कर ली जाए बेहतर है। तो ये फजूल से जो नॉन पॉलिटिकल आइडियाज हैं, इनके ना पहले कुछ बना है और ना आइंदा कुछ बनेगा, ना इस बार कुछ बना, ना और आइंदा भी कोई इम्कान नहीं है। और जो इस वक्त बर्निंग इश्यूज जो है ना जी जी, वो पीटीआई के अलावा भी मुल्क में बहुत है। पंजाब हुकूमत जो है वो सबकी कमर तोड़ के जहाज खरीद रही है, और पीस कमेटी में जाके आप बैठ गए इसराइल के साथ। ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात है। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को इस बारे में भी तवज्जो करनी चाहिए। आपके प्रोग्राम के तवसत से भी मैं ये बात करूंगा कि इस चीज को पार्लियामेंट में डिस्कस किया। बोल रही है जहाज के मसले के ऊपर, यानी अवाम जो है वो महंगाई में पिस रहे हैं। IMF की रिपोर्ट जो है वो आपके सामने है, और 12-12 अरब रुपए के जहाज
लग्जरी जहाज जो है वो खरीद के शहरों के लिए, इससे ज्यादा वैसे बेसिक की फैज बात तो तो साहब कोई जो नहीं। कोर्ट लखपत में कैद रहनुमा हैं उन्होंने भी जो एजेंडा दिया है उसमें ये कहा जी कि महंगाई है, हुकूमत की परफॉर्मेंस है, हुकूमत के जो मंशूर पे अमल दरामद ना होना है, इसको जो है वो एक टारगेट किया जाए, इसी पे हुकूमत के ऊपर तनकीद की जाए ताकि हुकूमत को महंगाई बेरोजगारी के हवाले से जो है टफ टाइम दिया जा सके। ये एजेंडा कोर्ट लखपत के कैदी तो कह रहे हैं, पार्टी के लिए ये एजेंडा है? होना चाहिए ना जी। देखिए जो रोजमर्रा की मामलात हैं, मुश्किलात हैं, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो फ्लॉज हैं, वो तो ज़रा हर सियासी पार्टी हाईलाइट करती है। और क्योंकि पार्टी में देखें ना, कोई मरकजियत नहीं है, डिसिप्लिन है कोई नहीं। और जिस तरह का डिसिप्लिन लागू किया जाता है, मतलब आप फेस पे महमूद खान अटक हैं, फैसले कहीं और हो रहे हैं, ना वो इन फैसलों को ऑन करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज के फैसले को भी वो ऑन नहीं कर रहे। खुंजदा यूसुफजई रिकॉर्ड पे है, उसने कहा है कि ये पीटीआई का ही आइडिया था। और फिर जब ख़त्म करने की बात आई तो मैं नाजी भी रिकॉर्ड पे, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा ना मैंने अनाउंस किया ना मैंने ख़त्म करना है, आप इन्हें अनाउंस किया, आप ही ख़त्म करें इसको। तो ये चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब कहते हैं कि महमूद खान अटकज़ई और नासिर अब्बास करें, और पार्टी के अंदर जो है उनकी मुझे हाथ बंधे हुए नज़र आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर जो होता है वही होना है ना जी। कोई नया रोज़ एक तजर्बा नाकाम करके तो उससे रिजल्ट अलहदा तो नहीं निकलना ना जी। तो इस तरह की जो बातें हैं, अलीमा बीबी की बातें जो हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी जो सोशल मीडिया पे उनकी गुफ्तगू शेयर हुई है, उसको उसमें भी कोई विजडम नहीं है ना, उसमें वो जज्बात ही जज्बात हैं जिसका नुकसान पहले भी हुआ है, पार्टी को भी हुआ है, इमरान खान को भी हुआ है, आइंदा भी होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट साहब मैं आपसे वापस आता हूं क्योंकि जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसने भी कौमी हुकूमत के क्याम का मुतालबा किया, ये कितना वैलिड है। लेकिन मैं निहाल हाशमी साहब आपसे जानना चाहूँगा, मैं जो इस वक्त जो है ख़ास तौर पर अगर हम पीटीआई की बात करें, चलें वो तो अपने अंदर इख्तलाफात की नज़र हो चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और हुकूमत भी आपस में इख्तलाफात नज़र आते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब हर 4 दिन बाद कह देते हैं जनाब की डील खान साहब को ऑफ़र की गई, 2 बार डील्स की ऑफ़र की गई, उन्होंने कबूल नहीं की, अब तीसरी बार की नहीं जा सकती। जबकि दूसरे वज़रा ये कहते हैं, ख्वाजा असफ साहब कहते हैं, अता तारड़ साहब कहते हैं कि डील्स की ऑफ़र किसी ने नहीं की। ये पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, हुकूमत के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बेहतर राणा साहब बता सकते हैं, मगर कि डील की ऑफर किसने किसको की। मगर जहां तक एज ए तालिब इल्म, सियासतदान, सियासी कारकुन और एज ए लॉ का तालिब इल्म के हैसियत से मैं ये समझता हूं कि अगर अदालत और वकील डील और ढील की ऑफर करे तो समझ में आती है बात। देखिए अल्टीमेटली जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा वो अदालतों से मिलेगा, वो ना किसी डील से मिलेगा ना किसी ढील से मिलेगा। उसकी वजह है कि अब जो उनके मुकदमात हैं और जिस मुकदमा में उन्हें सजा हुई है वो अदालत में सबूत और शवाहिद के बुनियाद पे गवाह चलने के बाद सजा हुई है। तो आप उन सबूत और शवाहिद को कहाँ ले जाएंगे? अब एक ही काम रह जाता है कि अदालत में जाके उन सबूत और शवाहिद जो 190 मिलियन पाउंड्स का है उसे मुस्तरद करवाया जाए और कहा जाए कि कभी पाकिस्तान में 190 मिलियन नहीं आया। इस तरह की बात कर, देखिए जो भी करना है आपने अदालत में करना है, आप फोर्स बना लें। ये देखिए फोर्स तो अभी जैसे सोहेल साहब ने कहा, फैसल साहब ने, ये तो होती है फौजी। हाँ, अगर ये बनाते कोई लॉयर्स फोर्स कि वकला की एक फोर्स है जो जाएगी अदालत में जाके बात करेगी तो बात तो समझ में आती थी। जहां पे पार्लियामेंटेरियन और पार्टी के बड़े सरगर्दा रहनुमा और वजीर आला इनकी रिहाई के लिए टस से मस नहीं कर पा रहे, वहां पे फोर्स क्या करेगी? ये एक देखिए बच्चों के साथ ये लॉलीपॉप देके उनको खेलना और उनको खिलाना, ये बहुत बचकाना जो अमल है, इससे कुछ नहीं होता। मैं ये समझता हूँ, बड़ा कैटेगोरिकली समझता हूँ कि कोई डील या ढील हुकूमत नहीं करती है। जब किसी को सजा हो जाए वो फिर अदालती मामला है, अदालत जाने और उसका वो कैदी जाने, वो एप्लीकेंट जाने, वो एप्लीकेंट जाने, उसके वकला जाने, उनके वारसीन जाने। ये बाहर कोई ऐसा चीज नहीं हो सकता। मीडिया पे बैठ करके गुफ्तगू करना बहुत ही आसान है, अदालत में जाकर के सबूत और शवाहिद के बुनियाद पे केस लड़ना जरा इतना आसान नहीं होता। उसमें आपको अपनी काफी मेहनत करनी पड़ती है, कारकर्दगी दिखानी पड़ती है। और जहां तक मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुला हुआ और बड़ा दो टोक मौके पर फैसला था जिसमें उन्हें इस केस में
जुर्मदार पाया गया, कसूरवार पाया गया कि कौम की 190 मिलियन पाउंड को उन्होंने एक फर्द वाहिद के हवाले कर दिया, जो कि वहां की इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तानी कौम का सरमाया समझ के रियासत पाकिस्तान को वापस किया था। वो किसी फर्द वाहिद को नहीं था, वो किसी कैबिनेट को वापस नहीं किया गया था, वो किसी वजीर आजम और वजीर को नहीं दिया गया था, वो रियासत पाकिस्तान के खजाने में जाना था। और यहाँ पे डिसऑनेस्टी हुई है, यहाँ पे जो खुद हुआ है, यहाँ पे जो अकरा परवरी हुई है और उसके बदले में जो जमीनें हथियाई गई है, वो सारी कुछ सामने आ गया है। तो देखिए, प्रेमा फशाई ये केस तो बनता है, प्रेमा फशाई तो देखा जा रहा है कि इसके बेनिफिशियरी कौन हुआ, उससे बेनिफिशियरी यकीनन पीटीआई के चेयरमैन और उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब हुए हैं। तो इमरान खान साहब जवाब देंगे ना इसका, ये फोर्स क्या करेगी या तो इसका मतलब ये निहाल हाशमी साहब, आपके जराए ये कहते हैं कि कोई डील ऑफर हुकूमत की तरफ से नहीं की गई पीटीआई के चेयरमैन को? देखिए, मैं अपना जराया खुद हूं, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से बात कर सकता हूं और मैं ये कह सकता हूं कि डील उन केसों में किया जाता है कि चलो जी धरना आप दे रहे हैं, मत दें, जुलूस निकाल रहे हैं, मत निकालें, कल निकालिएगा, आज निकालिएगा, परसों निकालिए। मगर एक चीज में फैसला सादिर हो चुका है, एक अदालत ने फैसला सादिर किया है। जब फैसला सादिर कर दिया जाए, वो रिटर्न हो, उसको राइट ऑफ कर दिया जाए और लोगों को जेल, जो जिसको रिहा करना है रिहा कर दे, जिसको कैद करना है उसे कैद कर दे। उसके बाद हुकूमत के हाथ बंधे होते हैं, हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है। निहाल हाशमी साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पे बात करेंगे कि जो नेशनल डायलॉग कमेटी है वो कौमी हुकूमत का जो मुतालबा कर रही है, इस पे किस हद तक जो है अमल दरामद हो सकता है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा कि इमरान खान साहब को इलाज की इजाज़त तो शिफा हॉस्पिटल में मिल जाए, इस पे हुकूमत ज़िद क्यों कर रही है, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। फैसल चोई साहब, आप एक सीनियर कानूनदान भी हैं, जो निहाल हाशमी साहब बात कर रहे हैं कि मुकदमात को कानूनी तरीके से लड़ना जो है वो पीटीआई को चाहिए। कई बार आप ये बात भी कर चुके हैं कि कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए या अपने केस को प्रॉपर परसू करने के लिए तहरीक इंसाफ ने कोताहियाँ की हैं। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ का जोर जो है वो मुकदमात का रिलीफ अदालतों से लेने की बजाय स्ट्रीट पावर दिखाने पे, एहतजाज करने पे फोकस रहा है, ये वजह इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से? दूसरा ये फरमाइएगा कि ये जो सुहेल आफरीदी साहब हैं और अलमीर गंडापुर साहब हैं, इनकी आपस में अब टसल क्या शुरू हो गई है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान में मलिक साहब को ये मुकदमात मियाँ साहब के किस तरह खत्म हुए हैं, वो भी तो डील के जरिए खत्म हुए हैं। और पाकिस्तान में तो आइन कानून को अभी 12 अरब रुपए का जहाज लिया पंजाब हुकूमत ने, किससे पूछ के लिए? क्या असेंबली से मंजूरी ली है? क्या उसका बजट मंजूर कराया है? किसी कैबिनेट पे मंजूरी हुई है? सीक्रेट तरीके से जहाज लिया गया है, फिर कहा गया जी कि एक हमने एयर पंजाब ना जिसकी कंपनी रजिस्टर हुई है, ना उसका लाइसेंस है सिविल एविएशन के पास, ना ही उसकी कोई, और लेकिन ये 12 अरब रुपए का जहाज ले लिया गया। इसमें कौन सा कानून फॉलो किया गया? ये तो कहने की बातें। राना सरावला की बात बिल्कुल 100% सही है, मैं उसका प्रीवी भी हूँ, मैं उसका गवाह भी हूँ। ये बात हुई, एक दफा नहीं हुई, 2 दफा नहीं हुई, 3 दफा बात हुई। और तीनों दफा जो है इमरान खान साहब ने आपको अटक जाने से पहले, अटक जाने के बाद, जब गिरफ्तारी के दौरान उनको ऑफर आई, और बिल्कुल 24 नवंबर को ये ऑफर आई, लेकिन उसमें हुकूमत क्योंकि हमेशा बदनीति की बुनियाद पर खेलते हैं, इन्होंने ये किया कि बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं कराई। बुशरा बीबी लीड कर रही थी और क्योंकि नज़ारा नॉन पॉलिटिकल खातून है वो, तो वो समझ नहीं सकी कि दबाव क्रिएट किया जाता है गुफ्तगू के लिए। और उसमें इमरान खान साहब का जो है वो मामला, आपको याद होगा, बैरिस्टर सैफ और गौर वगैरह को भेजा गया था, तो वो फिल्म बनाने की कोई बात की गई जिसपे वो गौर टेलीफोन जो है वो उनको नहीं लेके जाने दिया गया। तो खान साहब ने कहा ये तो एडिट हो जाएगी या इसको कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो इनकार हो गया। तो वो उसमें जब भी जाते हैं, उससे पहले भी आपको पता 22 अगस्त को जो है वो एक जलसा डेफर कराया गया था आजम स्वाति और गौर साहब को भेज के, वो भी तो मोहसिन नकवी साहब ने ही भेजा था। देखें, बात यह है कि ये हुकूमत, मोहसिन नकवी साहब इसको जवाब देनी है, ये हुकूमत उनको जवाब दे हो तो अकेला बात है। तो वो डायरेक्ट बात होती है, मोहसिन नकवी साहब का जो पे स्केल है बहुत ऊपर है, बल्कि मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कि वज़ीर आज़म से भी ऊपर है। और वो जो बात दुरुस्त है कि मोहसिन नकवी साहब रिहाई करवाने के लिए इमरान खान साहब के लिए कोशिशें कर रहे थे। 24 नवंबर को हालात ऐसे बन गए थे ना, तो उसमें डायरेक्ट अली अमीन का
वकास शेख का और मोहसिन नकवी साहब का आपस में पुराना ताल्लुक है। वो तो आप खुद लाहौर में हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज के दौर से 92-93 का वो आपको पता होना चाहिए जी जी। कि ये सारे वहीं के पढ़े हुए हैं। हम्म, तो इनके आपस में पुराने ताल्लुक थे। और अली अमीन साहब के और फिर बैरिस्टर साहब जो हैं वो खान साहब को इल्म है उनके ताल्लुकात का, ऐसे तो नहीं सेम बन गए ना। सुहेल खान अफरीदी जो हैं उनका और अली अमीन का तो वही तो झगड़ा है ना, एक नए बादशाह का और पुराने बादशाह का जो होता है। अब उनका तख्त जो है वो सुहेल अफरीदी के पास है, और उस समय जाहिर है अली अमीन की झूठी सच्ची शिकायतें तो लगती रही हैं बहुत ज्यादा, खास कर जब उनका वो तस्वीर आई एपिक्स कमेटी में, उस पर बहुत लेदे हुई और बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के जो है वो पेश किया गया। और इसी तरह से जो बाकी मामलात में जो ये जो खातीन हैं उनका भी, और जो थी इनकी ये एक खातून सेनेटर थी, उनका भी बड़ा नेगेटिव रोल रहा है इस सारे मामले में। तो ये जो सारा सिलसिला इन्होंने किया, तो वो जो है वो उस सिलसिले को, तो ये जो है वो किया गया जिस तरीके से, वो तो सबको पता, मुझे भी पता है। और ये जो अभी रिसेंटली हॉस्पिटलाइज करने वाली बात है, इसमें भी दोनों तरफ से सियासत खेली गई। पहली दफा आपने देखा कि गवर्नमेंट काफी डिफेंसिव हो गई थी, लेकिन इन्होंने जो एहतजाज शुरू किया पार्लियामेंट के अंदर, केपी हाउस में और केपी में, ना वो इफेक्टिव एहतजाज था, ना नीमा बीबी बंदे निकाल पा रही हैं, ना वो निकाल सकी हैं, ना निकाल पाएंगी। अच्छा। तो फोर्स बनानी है, तो ये जो कमेटी बना, एक जरदारी राय कमेटी बनी थी, फोर्स तो उस वक्त भी नहीं बनी थी, ये पीपल्स पार्टी वालों ने भी बनाई थी। तो उसमें लॉयर शॉयर थे, वो जाते थे और बात होती। इस वक्त अगर अदालतें सुनती होती तो फिर तो कोई बेहतर ही काम होता ना। कि ये जो इस वक्त चपकलिश है वो तो इसी वजह से ना कि इदारे जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने से कासिर है। और देखें ना, आप केसेस के फैसले होते हैं सारी दुनिया में, मुखालफत जो होती है वो केस लग के आप जो भी करें, ये पहली अदालत है जिसमें जो है ना केस लग रहा है, ना अपील लग रही है, ना कंटेम्प्ट लगती है, ना उनकी अर्ली हियरिंग लगती है। तो सलमान साहब तो ठीक कहते हैं कि वो डिसफंक्शनल है इस्लामाबाद हाईकोर्ट उनके केसेस के सिलसिले में। अब लीगल कमेटी जो है, अब सलमान सफदर ही है, बाकी तो सारे सियासी वकील है ना, तो सीरियस काम तो वही कर रहा है। तो सलमान सफदर कौन से टार्जन थोड़ी है कि वो, या कोई एसएसजी के कमांडो थोड़ी है कि वो चल पड़ेंगे बंदूकें लेके। वो तो वही कुछ कर सकते हैं, दरखास्त दायर कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन पीटीआई की जो सियासत है, जो सियासी हिकमत अमली है, वो लैग करती है। तो लीगल जो हिकमत अमली होती है हमेशा वो सियासी हिकमत अमली की बैक पे, उससे बैक्ड होती है, वो है कोई नहीं। लिहाजा ये एक फ्लॉ है वो। बिल्कुल ठीक है। निहाल हाशमी साहब, लीमा खान साहबा ने जो दरख्वास्त की कि जनाब इमरान खान साहब को अल शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए, उनका इलाज करवाया जाए, हुकूमत के लहजे में ये नरमी क्यों नहीं आ रही? अगर इमरान खान साहब इलाज बाहर से करवा लेंगे, अपने मर्जी से के डॉक्टर से इलाज करवा लेंगे, हुकूमत को फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, दरख्वास्त करने का उनका हक है और इमरान खान साहब का भी हक है, मगर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है हुकूमत को। हुकूमत उन तमाम चीजों को देख रही है कि कहाँ उनका बेहतर इलाज कराया जा सकता है, किन हालात में उनको ज्यादा सहूलतें दी जा सकती हैं, कौन डॉक्टर, कौन सा अस्पताल है। देखिए, आफ्टर ऑल खान साहब तो एक कैदी हैं, और वो कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, वो जेर समात अल्तवा, जेर अल्तवा कैद में नहीं है, वो एक परमानेंट वहां पे कैदी हैं, और उसके अपने कवानीन होते हैं, अपने ज़ाब्ते होते हैं। और अगर हुकूमत समझेगी कि अल-शिफा में ही उनका इलाज होगा और अल-शिफा ज्यादा बेहतर है, जहां पे उनको ज्यादा बेहतर रिलीफ दिया जा सकता है, तो हुकूमत वहां भी कर सकती है। मगर ये ऐसा नहीं होता है, वो मुख्तलिफ चीजों को देखा जाता है, हर पहलू पे गौर किया जाता है। पहलू पे गौर करने के बाद अगर महसूस होता है कि हाँ, इनका इलाज करने का ये मकाम ठीक है, तो उनको दे दिया जाएगा। लेकिन निहाल हाशमी साहब, तनकीद तो ये होती है ना कि मियां नवाज शरीफ ने मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश की, पीटीआई ने पूरी कर दी, इमरान खान साहब ने पूरी कर दी। देखिए, मियाँ साहब के ख्वाहिश की बात नहीं होती है, ख्वाहिश की बात ये होती है कि हुकूमत क्या कर रही है। उस वक्त मियाँ साहब को कहते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था दौरान कैद,
और उनकी प्लेटलेट्स उससे नीचे गिर गई थी, जिसके वजह से इनको बहुत ही घबराहट हो गई और इन्होंने कैबिनेट में डिस्कस किया। और कैबिनेट में डिस्कस करने के बाद जो शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर हुमायूं साहब हैं, उन्होंने आके सर्टिफाई किया, और कराची से शमसी साहब गए थे डॉक्टर, उन्होंने सर्टिफाई किया था कि हाँ इनकी जिंदगी को खतरा लाहक है और इनका प्लेटलेट्स रोजाना गिरता जा रहा है। तो वो उन चीजों को मद्देनजर रख के भेजा गया। अगर इनका भी कोई प्लेटलेट्स का मसला हुआ तो फिर देख लिया जाएगा। मगर मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब को वो सारी सहूलतें जेल के अंदर मुयस्सर हैं जो आम लोगों को नहीं मुयस्सर है। जो VVIP जेल का जो प्रोटोकॉल है, 4-5 कमरे हैं, हर किस्म के मुरगन ग़िज़ा हैं और हर तरह के उनके पास टेलीविजन है, अखबारात हैं, लिखने पढ़ने के उनके पास सारे मौक़े, एक्सरसाइज करने के मौक़े। देखिए जेल है, कोई पार्क तो है नहीं कि सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में आप घूम रहे हैं। जेल जेल होता है, खा वो कोई भी जेल हो, कैद कैद होता है, खा कोई सा भी कैद हो। तो जेल के कैदी के जो अपने तकाजे हैं वो उसको तो वो जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो तो पूरा करेगा, और जो जेल में जो नज्म ज़ब्त और जो जेल मैनुअल्स है उसी के मुताबिक चलेगा। तो उनको वो सारी फैसिलिटीज वहां पे अंदर महसूस। निहाल हाशमी साहब, जो अभी शहर खान अब्बासी साहब भी बात कर रहे हैं कि जनाब सहूलियात जो जरदारी साहब को मुयसर थी, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुयसर थी, घर से खाना आता था, मर्जी का डॉक्टर जो है उनको चेकअप कर सकता था, इमरान खान साहब के लिए क्यों नहीं है? अभी गर्मियाँ आ रही हैं, एयर कंडीशन उनके पास नहीं होगा, कूलर में वो रहेंगे। एक 73-74 साल के जो है वो साबिक वज़ीर आज़म को एयर कंडीशन देने में भी क्या हर्ज है? देखिए मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी साहब ने जिन हालात में 10-11 साल जेल काटे हैं वो बेहतर बता सकते हैं या उनके पार्टी के लोग। मैं उस बारे में राय तो नहीं दे सकता हूं। मगर जहां तक मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो मेरे इल्म में ये बात है कि नवाज शरीफ साहब को एक कमरे, जिसे कहते हैं ना, एक कोठरी में बंद करके रखा गया था और उनको कोई उस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी, ना उनके पास रसायल थे, ना उनके पास टेलीफोनिक फैसिलिटी थी, ना उनके पास टेलीविजन था। एक ऑलमोस्ट कैद तन्हाई था और बड़े सख्त किस्म का था, जहां पे उनको ये तक इल्म होने के लिए मौका नहीं दिया गया कि उनकी बेगम की तबीयत और उनके इलाज मुआवजा किस हाल में है, किस तरह से चल रहा है। कोई फैसिलिटीज उनको नहीं थी। तो इमरान खान साहब को और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जेल में बड़ा फर्क है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब लांडी जेल में भी यहाँ पे थे या कोट लखपत जेल में भी थे तो मैं उनमें वकील भी था, तो मैंने अंदर हम जेल जाते थे, देखते थे, उनको वो कोई सहूलतें मुयस्सर नहीं थी जो आम कैदियों से बढ़कर होता है। नॉर्मल सा था, बल्कि उनके कमरे में तो 1000 वोल्ट का बल्ब लगा दिया जाता था और उसमें उनके जो वजू करने वाले पानी के नलके होते हैं उसमें करंट छोड़ दिया जाता था। मियां साहब को कई बार ऐसा हुआ है कि वो वजू करने गए और नलके को हाथ लगाया तो उससे करंट का झटका लगा, तो और रात भर सो नहीं सकते थे क्योंकि वो जो बिजली का लाइट होता था 1000 किलो वोल्ट का, वो बाहर होती थी उसकी स्विच, तो वो सारी रात बैठ के गुजारना पड़ता था उनको। रात में इतनी लाइट, इतना ज्यादा गर्मी पैदा कर दिया जाता था। तो फिर कैद तो कैद, और मियां साहब ने कभी शिकायतें नहीं की कि किस तरह से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। हम जो वकील थे हमें मालूम थे इस बात का। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की जो ये जेल वाली बात है, देखिए और भी लोगों ने जेल काटे हैं, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में जेल काटे और बड़े सख्त जेल काटे हैं। तो जेल, अगर आप सियासत में आए हैं तो आपको जेल जाना पड़ता है। देखिए जो आपके मुखालफिन है वो आपको वो सहूलतें तो नहीं देंगे जो वो आप मांग रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अलीमा खान साहब को चाहिए कि अपने वकीलों पे ज्यादा तवज्जो दें, अपनी पार्टी के कारकुनों को डिसिप्लिन करें। वो जो सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बकते रहते हैं और खान साहब के लिए हर रोज एक नए मुश्किलात कर देते हैं, उससे अपनी सफों को दुरुस्त करें, अपने घर को इन ऑर्डर करें। वो अपने घर को इन ऑर्डर करने के बजाय वहां पे उन लोगों ने एक पिकनिक पॉइंट बना लिया है। इनको कुछ लीडरान ने, वो अडियाला जेल के पास जाते हैं, रात को खाना पीना खाते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, आग सेक लेते हैं और फिर चले जाते हैं उठ करके। और कोई हर रोज नए लोग नई बोलियां बोलते हैं। हाशमी साहब, मुझे एक और कमर्शियल ब्रेक लेनी है, आप वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फैसल चौधरी साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो भी निहाल हाशमी साहब बात कर रहे हैं कि कंपैरिजन बनता नहीं है, वहाँ लोग जाते हैं, मेला लगाया होता है अडियाला जेल के बाहर। दूसरा ये बताइएगा कि ये नेशनल डायलॉग कमेटी का जो मुतालबा है कौमी हुकूमत का क़याम, ये पॉसिबल है, जिसका जिक्र फिर आपने किया बोर्ड ऑफ पीस का, गज़ा अमन जो है बोर्ड इजलास पाकिस्तान की, तो वहाँ पे भी बड़ी वो कहते हैं जी बल्ले बल्ले हुई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब तारीफ़ कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को अजीम लीडर कह रहे थे, फिर साथ ही जनाब फील्ड मार्शल साहब को कह रहे थे कि जी बड़े अजीम फाइटर हैं। पाकिस्तान का तो मकाम जो है इंटरनेशनली वो कंपैरिजन ऊपर जा रहा है।
पाकिस्तान का मुकाम अगर फलस्तीन की कीमत के ऊपर जा रहा है तो फिर अल्लाह माफी दे, ऐसे मुकाम को क्या करना है। दूसरी बात यह है कि तारीख गवाह है कि जब जब भी अमेरिकनों को जरूरत पड़ी है उन्होंने हमें बांस पर चढ़ाया और इस हुकूमत को भी बांस पर चढ़ा रहे हैं। उनका मकसद जो है वो गजा पीस बोर्ड नहीं है, सिर्फ पीस बोर्ड रह गया, गजा का तो नाम ही हटा दिया उन्होंने। वो तो इसराइल की ख्वाहिश पे सब कुछ हो रहा है और जो सिलसिला जिस तरह से आगे बढ़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि और उसकी ना पार्लियामेंट में डिबेट हुई है, ना किसी को पता है, ना कैबिनेट को पता है। वो तो चंद शख्सियात के फैसले हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी जो स्टेटेड पोजीशन है 76 साल से, हम 2 स्टेट जो सोल्यूशन है उसके हामी हैं। फलस्तीन के साथ जो हो रहा है वो हमेशा हमने उस तरह ही किया है। तो हमें जो चीज़ें देखनी हैं वो अपने हिसाब से, अपने मुल्क के और अपने अवाम के हिसाब से। ये लाजमी तो नहीं है कि अगर फॉर्म 47 की हुकूमत हो तो हर फैसला अपने अवाम से पूछे बगैर या उनसे को दिमाग में लिए बगैर ही करना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ख़तरनाक है और इससे मुल्क में पोलराइजेशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और ये हमारे जो पाकिस्तान का जो बुनियादी नज़रिया है, हमारी जो हमारी वजूद में आने का नज़रिया की नफ़ी भी हो सकती है। और ये चीज़ें जो हैं बहुत सेंसिटिव हैं। ये तो शहबाज साहब की तारीफ जो है ये मेरे लिए अलार्मिंग बात है कि ये क्यों हो रही है जिसकी कोई वजह नहीं। लेकिन चौधरी साहब, क्या ये हम फ़ायदा नहीं उठा सकते कि गजा में जो पीस है वो कायम हो जाए, जो वो मुजालिम हो रहे थे वो रुक जाएं? आप कुछ नहीं कर सकते ना मलिक साहब, इसमें ना आपकी कोई से है ना आपकी कोई वहां पे प्रेजेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं। आप तो सिर्फ इधर जो ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, या टर्की के ऊपर जो वो करना चाह रहे हैं उनको रोकना चाहिए। वह पाकिस्तान की एक बीइंग न्यूक्लियर स्टेट अहमियत तो है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ईरान के बाद क्या हमारी बारी नहीं आ सकती। जो इसराइल का एजेंडा है वो तो एंटी पाकिस्तान है, वो तो पाकिस्तान को किसी तरफ भी नहीं देखना चाहते, टर्की के खिलाफ है, वो तो हर उस मुल्क के खिलाफ है जो उनको कुछ ना कुछ जो टफ टाइम देते हैं या उनकी फॉल इन लाइन नहीं करते। तो ये बात तो किसी को एजेंडा, इसराइलियन एजेंडा जो है मुस्लिम उम्मा के लिए कोई नया तो नहीं है, वो तो मिडल ईस्ट का बदमाश। क्यों जी नियाज़ हाशमी साहब, बोर्ड ऑफ पीस का में कोई फायदा नहीं होगा, फलस्तीनियों को कोई फायदा नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो मलिक साहब मैं एक बात करना चाहता हूं, बात जो अभी मेरे भाई ने कहा कि एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस शहबाज साहब की इज्जत हो रही है, ऐसी बात नहीं है। एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान यूनिटी एंड सॉवरेनिटी। जो मई के जंग में पाकिस्तानी अफवाद पाकिस्तान ने जो अपनी दिलेराना और बहादुरी का मुजाहरा किया, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप 6 से अब तो 11 जेट पे लेके चले गए हैं उसके इंडिया के फॉल को। तो हमारे अपने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, उसमें पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन्होंने अपना कलीदी किरदार अदा, तारीखी किरदार अदा किया। और जहां तक रह गया शहबाज शरीफ साहब की एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीन, देखिए एक बात याद रखिएगा, जो एक अनप्रेसिडेंटेड बमबारी कर रहे थे इसराइल, उसको शहबाज शरीफ साहब, रजब तैयब अर्दोगान और ईरान की कोशिश और मुस्लिम उम्मा और इसमें सऊदी अरब की भी बड़ी कोशिशें और काविशें थी, जिसके वजह से वो रुका। अब बड़ा वादे और दो टोक शहबाज साहब ने कल भी कह दिया कि एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टाइन हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। हाँ, पीस के ऊपर हम जाके बात करेंगे और जरूर हम पार्लियामेंट में बहस करेंगे। जब बहस की नौयत आएगी तो हम जरूर बहस करेंगे। और पाकिस्तान की इमेज आप देखिए, खान साहब के दौर में पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ था फॉरेन अफेयर्स में। आज वो ईरान हो, वो टर्की हो, वो अजरबैजान हो, वो सऊदी अरब हो, वो यूएई का मसला हो, वो पैलेस्टीन का मसला हो, हर मसले में पाकिस्तान की अपनी एक अहमियत होती है। पाकिस्तान की दिफाई जो मसनूआत है वो पूरी दुनिया में आज डिमांड की जा रही है। आज पाकिस्तान को एक पीस कीपर के तौर पर देखा जा रहा है। आज पाकिस्तान के साथ लोग हाथ मिलाने के लिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हेड शहबाज शरीफ साहब करते हैं। और उन्होंने ये साबित किया ओवर ए टाइम कि वो पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के झंडे को सरबुलंद करने के लिए, एज स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ मैं ये समझता हूं कि ठीक है, ट्रंप अपना जो पत्ता खेलना चाहते हैं जरूर खेलें, मगर हमारे पत्ते भी हमारे पास महफूज हैं। हम अपने पत्ते खुद खेलेंगे। हमने ये कहीं भी नहीं कहा कि हमास को हम डिसआर्म करने के लिए हम वहां पे तैयार, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। हम कोई उस चीज पे आगे नहीं जाएंगे। और हमें बड़ा दो टोक वाजे हमें पता है कि हमारा मैंडेट क्या है और हम इस्लामी उम्मा के साथ
तरह से खड़े हुए हैं, और हमें पता है कि हम ईरान के साथ किस तरह से खड़े हुए थे, टर्की के साथ, अजरबैजान के साथ कैसे खड़े। तो अगर आपके मुल्क सिर्फ अगर आप अपोजिशन ही करना चाहते हैं कि जी चूंकि आपके पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो आप उसकी अपोजिशन करें, मगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने बड़ा डिलीवर किया और फैंटास्टिक डिलीवर किया। ठीक है निहाल हाशमी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, चूंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। निहाल हाशमी साहब, फैसल चौधरी साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।